हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हमने क्लास 12th हिंदी के सारे चैप्टर्स की शॉर्ट समरी कर ली है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं। तो मैंने भक्ति के क्वेश्चन आंसर करा दिया है आप लोग को, तो आप लोग मेरे चैनल से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज हम जो पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 12 है जो बाजार दर्शन, उसके हम लोग क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। तो इसमें मैंने एक भी टॉपिक डिलीट नहीं किया है, सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दिए हैं। और इसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। उसमें प्रीवियस ईयर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, उनको पढ़ लेने के बाद आपको मेरा तो गारंटी है कि कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बट फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो एक बार चैप्टर रीड आउट कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर क्वेश्चन। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है। तो मेनली ये चैप्टर जो है मैंने आपको बताया था कि ये बाजार दर्शन में मेनली बाजार के बाजारूपन के बारे में बताया गया है कि लोग किस तरह बिना बाजार के जादू में फंस जाते हैं और बिना काम की चीज़ें लेकर हम घर चले आते हैं जिनका हमें कोई ज़रूरत नहीं होता है। तो मेनली ये जो चैप्टर है ये बाजार के बाजारूपन पे ही है। इसमें बताया गया है कि किस तरह बाजार की मायाजाल हमारे मन को आकर्षित कर लेती है और हम उसमें खींचे चले जाते हैं और बिना वजह की, जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं होती है, उन चीज़ों पे हम बिना मतलब के खर्चे कर देते हैं, अपने धन व्यय कर देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है यही बात कि बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य में क्या क्या असर पड़ते हैं। तो कोई भी एक साधारण मनुष्य है, उस पे अगर बाजार का जादू चढ़ जाता है तो उसमें क्या क्या बदलाव आते हैं, उसके मन पे, उसके मस्तिष्क पे क्या असर करता है। और वही दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर बाजार का जादू उतर जाए तो उस मनुष्य का क्या क्या असर पड़ेगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो आंसर देखिए, बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य बाजार की आकर्षक वस्तुओं के मोह जाल में फंस जाता है। तो जैसे ही किसी इंसान पे बाजार का जादू चढ़ जाता है तो वो इंसान बाजार के मोह जाल में फंस जाता है। आपने भी कभी देखा होगा, आप मार्केट जाते हो, आपको कोई चीज़ अच्छी लग जाती है, आप सोचते हो ये भी ले लें, ये भी ले लें, सब कुछ आपको अच्छा लगता है, सब चीज़ आपको आकर्षित करती है, आपके अंदर सब चीज़ लेने की इच्छा जग जाती है और उतने आपके पास पैसे नहीं होते हैं तो आप वो चीज़ें नहीं खरीद सकते हो। तो बाजार के इसी आकर्षण के कारण ग्राहक सजी-धजी चीज़ों की आवश्यकता न होते हुए भी खरीदने को लालायित हो जाते हैं। तो बाजार की इसी सजी-धजी चीज़ों के आकर्षण की वजह से लोग इसे लेने के लिए लालायित हो जाते हैं, इसे लेने के लिए बहुत इच्छुक हो जाते हैं कि मुझे किसी भी तरह ये चीज़ चाहिए। इसी मोह जाल में फंसकर वो ऐसी गैर ज़रूरी वस्तुएँ खरीद लेते हैं, जो कुछ समय बाद घर के किसी कोने की शोभा बढ़ाती हैं। तो यही जो मोह जाल होता है उनका कि कोई भी चीज़ उन्हें पसंद आ गई तो वो छोड़ के जाना नहीं चाहते हैं। भले ही उसमें उन्हें कितना ही पैसा लग जाए, वो उसे ले लेते हैं और इस वजह से वो ऐसी गैर ज़रूरी वस्तुएँ ले लेते हैं जो उनका कोई काम की नहीं होती हैं और अंत में कुछ दिनों बाद वो उनके घर के किसी कोने में उसकी शोभा बढ़ा रही होती हैं, यानी कि किसी काम की नहीं रह जाती हैं, फेंकी हुई रहती हैं, कोई उसे यूज़ भी नहीं कर पाता है। परंतु जब यह जादू उतरता है तो उसे एहसास होता है कि जो वस्तुएँ उसने अपने आराम के लिए खरीदी थी, उल्टा वही उसके आराम में खलल डाल रही हैं। तो जब जादू चढ़ा होता है तब तो बहुत जोश में सब कुछ खरीद लेते हैं लोग, बहुत पैसे खर्च कर देते हैं और दिखावे की दुनिया में जीने लगते हैं और उन्हें लगता है कि कोई चीज़ मुझे पसंद आ गई तो ये मेरी है, ऐसा उनके मन में रहता है। लेकिन जैसे ही जब उनका जादू उतर जाता है, बाज़ार का जादू, तो उन्हें रियलिटी दिखाई देती है, उन्हें सच्चाई दिखाई देती है कि वो जो चीज़ें उन्होंने अपने आराम के लिए, अपनी सहूलियत के लिए खरीदी थी, वो उनके आराम में खलल डालती प्रतीत होती हैं, यानी कि किसी काम की नहीं लगती। उन्हें बाद में उसे देख के लगता है कि ये हमने नहीं खरीदा होता तो काश उतने पैसे भी हमारे पास होते। कभी-कभी लोग बहुत महँगी भी चीज़ें भी खरीद लेते हैं जो किसी काम की नहीं रह जाती हैं। अब महँगी चीज़ें खरीद लेने के बाद तो पैसे तो चले गए, सामान तो आपको पैसे वापस करेगा नहीं और वापस जाएगा भी नहीं। इसलिए यही चीज़ें उनके ज़िंदगी में, उनके आराम में खलल डालने प्रतीत होने लगती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज़ार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन-सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नज़र में उनका आचरण समाज की शांति स्थापित करने में मददगार हो सकता है? तो अब हमने पढ़ा था भगत जी के बारे में, जो बिल्कुल ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे और बिल्कुल ही जैसे बोलेंगे उनको कि बहुत ज़्यादा कर्मठ, कर्मशील व्यक्ति थे और बहुत ही ज़्यादा शालीनतापूर्वक रहने वाले थे, बहुत शांत व्यक्ति थे। उन्हें उनकी सिर्फ़ ज़रूरत की चीज़ें लगती थी, वो बाज़ार के बाज़ारूपन और आकर्षण में फँसने वाले व्यक्ति नहीं थे। इनके बारे में हमने पढ़ा है चैप्टर में। तो आपको क्या लगता है कि उनका व्यक्तित्व का कौन-सा सशक्त पहलू इस कहानी में, इस निबंध में दिखाया गया है? और आपकी नज़र में बताना है कि क्या आपकी नज़र में, आपके अकॉर्डिंग, क्या वो एक समाज में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या उसके लिए मददगार है शांति स्थापित करने के लिए? तो आंसर देखिए, भगत जी चौक बाज़ारों में चारों ओर सब कुछ देखते हुए चलते थे, लेकिन वह बाज़ार की ओर आकृष्ट नहीं होते थे, बल्कि संतुष्ट मन से सब कुछ देखते हुए चलते थे। तो भगत जी ऐसे एक व्यक्ति थे जो बाज़ार में सब सब कुछ देख
कुछ उन्हें पसंद आता था, लेकिन वो किसी चीज़ की तरफ आकृष्ट नहीं होते थे। उनके मन में ऐसी इच्छा नहीं जगती थी कि ये चीज़ मुझे लेनी ही है, जब तक उनकी कोई ज़रूरत की चीज़ ना हो। उनके मन में संतुष्टि थी, वो किसी चीज़ को देख के ललायत नहीं हो जाते थे। उनके मन में शालीनता थी, संतुष्टि रहती थी। इन्हें तो केवल जीरा और काला नमक ही खरीदना था। हमें पता है वो चूरन बेचते थे, तो चूरन बेचने के लिए उन्हें जीरा और काला नमक खरीदना होता था। तो वो डायरेक्ट पंसारी की दुकान पे जाते थे और वहाँ से जीरा और काला नमक खरीद के वो जिस रास्ते आए बिल्कुल उसी रास्ते चले जाते थे। कहीं किसी चीज़ के लिए नहीं रुकते थे, ना उन्हें कोई बाजार का बाजारूपन घेरता था और ना ही कोई बाजार की चमक-धमकती चीज़ उन्हें आकर्षित करती थी। उनके जीवन की यह सशक्त पहलू उभर कर आता है, तो उनके जीवन का यही सशक्त पहलू उभर कर आता है कि वो बाजार के आकर्षण में कभी नहीं फँसते थे। वो सब चीज़ को देखते थे और पसंद भी करते थे, लेकिन कभी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होते थे। निश्चय ही भगत जी का यह आचरण समाज में शांति स्थापित करने के लिए मददगार हो सकता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि ये जो उनका आचरण था, सब चीज़ की तरफ देखना, सब कुछ पसंद करना, लेकिन फिर भी उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना, उसके लिए ललायत नहीं होना, ये उनके जीवन का जो एक बहुत ही खूबसूरत आचरण कह सकते हैं हम, जो समाज में शांति स्थापित करने के लिए बहुत ही मददगार हो सकता है। यदि मनुष्य भी अपनी आवश्यकता के अनुसार वस्तुओं को खरीदता है, तो इससे बाजार में महंगाई भी नहीं बढ़ेगी और लोगों में संतोष की भावना उत्पन्न होगी। तो ऐसा हमें शिक्षा दे दी जा रही है कि अगर मनुष्य भी अपनी इच्छा अनुसार वस्तुएं खरीदता है, अपनी आवश्यकता अनुसार, अपनी इच्छाओं को मारने के लिए नहीं बोला गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाएं कि वो आपके जेब खर्च से भी ऊपर हो जाएं। तो आवश्यकताओं के अनुसार ही अगर मनुष्य वस्तुएं खरीदने लगे, तो बाजार में महंगाई भी उतनी नहीं रहेगी, क्योंकि लोग ज़रूरत की ही चीज़ें खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि जो चीज़ उनकी ज़रूरत की नहीं है, अगर वो उन्हें अच्छी लगी तो खरीद लिया। तो इससे महँगाई में भी कम होती रहेगी, उतनी बढ़ेगी नहीं और साथ-साथ लोगों में संतोष की भावना भी उत्पन्न होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाज़ारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाज़ार में की सार्थकता किसमें है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि मेनली जो हम लोग का जो थीम है, जो हम लोग का चैप्टर में जो मेनली समझाया गया है, वही है बाज़ारूपन। बाज़ारूपन से क्या तात्पर्य है, ये क्वेश्चन ने पूछा है और बताया है कि ऐसे कैसे व्यक्ति होते हैं जो बाज़ार को सार्थक बनाते हैं और बाज़ार की सार्थकता किसमें है? यानी कि कौन बाज़ार को सही दिशा में ले जा रहे हैं और उसका सही उपयोग कैसे व्यक्ति करते हैं? तो उन व्यक्ति का आचरण, उन व्यक्ति का चरित्र का हम लोग को बताना है। बाज़ारूपन का अर्थ है दिखावे के लिए बाज़ार का उपयोग करना। तो सिर्फ़ दिखावे के लिए कुछ सामान खरीदना, अपने क्रय शक्ति दिखाने के लिए, अपने पैसे की क्षमता को दिखाने के लिए जो सामान खरीदे जाते हैं दिखावे के लिए, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, कोई आवश्यकता नहीं होती है, तो उसी को हम लोग बाज़ारूपन कहते हैं। इसमें दिखावा अधिक होता है और आवश्यकता बहुत कम होती है। आवश्यकता बहुत ही कम होती है और दिखावा बहुत ही अधिक होता है। जिन लोगों में बाज़ारूपन होता है, वह बाज़ार को निरर्थक बना देते हैं। तो जिन व्यक्ति में बाज़ार का बाज़ारूपन समा जाता है, जिनमें दिखावे की भावना आ जाती है, जिनमें आवश्यकता ना होने पर भी क्रय शक्ति को अपना दिखाने की, अपना प्रूव करने की भावना आ जाती है, तो वो व्यक्ति के अंदर बाज़ारूपन आ जाता है और वो व्यक्ति बाज़ार को निरर्थक बना देते हैं। परंतु जो लोग आवश्यकता के अनुसार वस्तुएँ खरीदते हैं, वही बाज़ार को सार्थकता प्रदान करते हैं। लेकिन कुछ समाज में ऐसे व्यक्ति भी हैं, जो अभी भी बहुत शालीनता से, बहुत सही ढंग से अपने जीवन को चला रहे होते हैं, तो वो अपनी आवश्यकताएँ की ही चीज़ें खरीदते हैं। उन्हें पता होता है कि रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है। उन्हें इस इमेजिनेशन वर्ल्ड में जीने की आदत नहीं होती है, वो सब कुछ सच्चाई देखते हैं, सच्चाई में जीते हैं और उन्हें पता होता है कि अगर आज हम बचा के रखेंगे, तभी हम कल खाएँगे। ऐसे लोगों के कारण केवल वही वस्तुएँ बेची जाती हैं जिनकी लोगों को आवश्यकता होती है। तो जो अच्छे लोग होते हैं, जो सार्थकता प्रदान करते हैं बाज़ार में, उन्हीं लोगों की वजह से केवल वही वस्तुएँ बेची जा रही हैं, जिनकी उन्हें धमक की दुनिया में पड़ने वाले नहीं होते हैं, वो सिर्फ़ आवश्यकता की ही चीज़ें खरीदते हैं। तो ऐसी स्थिति में बाज़ार हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन बन जाता है। तो ऐसी जब ये जो टाइम आ जाता है, ऐसी अवस्था जब आ जाती है, जो लोगों को सिर्फ़ काम की चीज़ें खरीदने की आदत पड़ जाएगी, तो इस टाइम पे जो बाज़ार हो जाएगा, ये हमारे लिए एक अपनी इच्छाओं की पूर्ति का साधन बन जाएगा, आवश्यकताओं की पूर्ति का साधन। उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं, सिर्फ़ चमक-धमक की और दिखावे की दुनिया का साधन नहीं रहेगा। भगत जी जैसे लोग जानते हैं कि उन्हें बाज़ार से क्या खरीदना है, तो भगत जी एक इतने अच्छे व्यक्ति थे कि उनके जैसे ही लोग अगर समाज में रहें, तो वो जानते हैं कि बाज़ार को कैसे खरीदना है, क्या खरीदना है और बाज़ार का उपयोग किस प्रकार करना है। अतः ऐसे लोग ही बाज़ार को सार्थक बनाते हैं। तो ऐसे ही लोगों को होना बहुत ज़रूरी है हमारे समाज में, ताकि हमारे बाज़ार को सार्थकता प्रदान हो, उससे हमारा बाज़ार सार्थक बन जाता है, कोई भी बाज़ारों पर उसमें समाहित नहीं हो पाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाज़ार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वह देखता है तो सिर्फ़
क्रय शक्ति को, इसी रूप में वह एक प्रकार से सामाजिक समता की रचना भी कर रहा है। आप इससे कहाँ तक सहमत हैं? तो बाज़ार हमने देखा है कि बाज़ार कभी किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र कभी नहीं देखता है कि वो किस लिंग से, किस जाति से बिलॉन्ग करता है और किस कास्ट से बिलॉन्ग करता है। वो सिर्फ़ देखता है तो इंसान के पास कितना पैसा है और वो कितना खर्च कर सकता है। तो इसी प्रकार वो एक सामाजिक समानता का भी निर्माण कर रहा है, उसकी भी रचना कर रहा है, क्योंकि वो किसी में डिफ़रेंस नहीं क्रिएट कर रहा है। एक तरह से ये अच्छी चीज़ भी है। अगर किसी चीज़ में किसी चीज़ को लेकर डिफ़रेंस नहीं किया जा रहा है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन उसमें एक कुछ खराब भी चीज़ें हैं कि वो देख रहा है तो क्या अमीर-गरीब को देख रहा है, ऊँच-नीच को देख रहा है। यहाँ पे डिफ़रेंस क्रिएट हो रहा है, लेकिन फिर भी ये लिंग में, जाति और धर्म में तो डिफ़रेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। तो ये एक सामाजिक समानता यानी कि सामाजिक समता की रचना भी कर रहा है। तो क्या हम इससे सहमत हैं या नहीं हैं? इसमें हमें अपने खुद के विचार बताने हैं। ये बात बिल्कुल सत्य है कि बाज़ारवाद ने कभी किसी का लिंग, जाति, धर्म के आधार पर नहीं देखा। तो ये बात बिल्कुल सही गई है कि उसने कभी किसी का जाति, धर्म या क्षेत्र के आधार पर उसे नहीं देखा। इंसान को देखा है तो सिर्फ़ उसकी खरीदने की शक्ति पे कि वो कितने पैसे खर्च कर सकता है और वो किस प्रकार की वस्तुएँ खरीद सकता है। जो व्यक्ति सामान खरीद सकता है, वह बाज़ार को सर्वश्रेष्ठ है। तो जो व्यक्ति जितना अधिक सामान खरीद सकता है, जितना अधिक पैसा खर्च कर सकता है, उसके लिए बाज़ार के लिए वो सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ कहलाएगा। कहने का आशय यही है कि उपभोक्तावादी संस्कृति में सामाजिक समता स्थापित की गई है। तो इसका कहने का मेन आशय यही है कि उपभोक्तावादी जो संस्कृति है, ये हाँ, कुछ हद तक बहुत गलत भी है, लेकिन फिर भी ये सामाजिक समता को स्थापित कर रही है, अभी भी लोगों को बराबरी की दृष्टि से देख रही है, एक समान समझ रही है। यह आज का बाज़ारवाद है, इसे हम बाज़ारवाद कह सकते हैं, बाज़ारवाद तो है ही ये, लेकिन फिर भी ये सामाजिक समता को, सामाजिक समानता स्थापित कर रही है। ये किसी की अलग-अलग दृष्टि से नहीं देख रही है, किसी में भेदभाव, डिफ़रेंस क्रिएट नहीं कर रही है। तो इसे हम कह सकते हैं कि हम इस प्रकार जो ये का भी रचना कर रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आप अपनी तथा समाज के कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचायक के रूप में प्रतीत होता है। तो हमें अपने समाज के आस-पास से कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स देने हैं जहाँ पे पैसा जो है वो शक्ति का परिचायक होता है। यानी कि दिखता है कि जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं उसके पास ज़्यादा शक्ति है। ये बात कैसे प्रूफ हो रही है? तो आंसर देखिए उत्तर क यहाँ पे है। जब बड़ा से बड़ा अपराधी अपने पैसों की शक्ति पर के सहारे निर्दोष साबित किया जाता है, तब हमें पैसों की शक्ति का परिचायक के रूप में तो बहुत बड़े से बड़ा अपराधी आप लोग को पता है, अब मैं किसी का नाम नहीं ले सकती हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग समझो कि बहुत बड़े से बड़ा अपराधी हो सकता है, होते हैं, बहुत गलत कार्य करते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी पैसे के बल पे वो लोग छूट जाते हैं, आज़ाद हो जाते हैं। उनकी गलतियों को, उनकी हर कमी को, हर गलती को माफ़ कर दिया जाता है, उन्हें निर्दोष साबित कर दिया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे की शक्ति पे। तो यहाँ पे पैसे को शक्ति का परिचायक के रूप में दिखाया गया है। और दूसरा है ख, शक्ति काम नहीं आती है। तो अब यहाँ पे बताना है कि जब पैसे बहुत हों लेकिन उसकी शक्ति कोई काम ना आ पाए, उसका एक एग्ज़ाम्पल दीजिए। गंभीर बीमारी के आगे पैसे की शक्ति भी काम नहीं आती। तो जैसे अब किसी को बहुत बड़ी बीमारी हो गई या सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, अगर उसे कोई बीमारी हो जाती है तो उसे कोई कितना भी पैसा हो, पैसा बचा नहीं सकता है। उसे आप लंदन लेके चले जाओ या फिर अमेरिका लेके चले जाओ या फिर कहीं भी बड़े शहर में लेके चले जाओ, आप उसे बचा नहीं सकते, उतना पैसा उसे बचा सकता है। तो ये दोनों का एग्ज़ाम्पल एक-एक दे दिया गया। तो हमने ये क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। तो मेनली जो बुक से यही क्वेश्चन थे, उसके बाद पाठ के आस-पास इसके आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। और इसके बाद मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ भी कराऊँगी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा इस बार एग्ज़ाम में वेटेज एमसीक्यू के बहुत अधिक कर दिए गए हैं, दोनों बुक से एमसीक्यूज़ आ रहे हैं, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी होगी। और एक क्वेश्चन है जो थोड़ा-सा बुक से ही रहेगा, बुक से आप लोग को एक पैराग्राफ उठा के दे देगा और क्वेश्चन रहेगा। पैराग्राफ तो दिया रहेगा लेकिन आप लोगों को टाइम किल ना हो, इस वजह से आप लोग चैप्टर ही इतने अच्छे तरीके से पढ़ लेना कि आप लोगों को इतने पैराग्राफ पढ़ने की ज़रूरत ना हो क्वेश्चन करने के लिए। इसलिए मैं आप लोग को हर टाइप के, हर पैराग्राफ से, अलग-अलग पैराग्राफ से क्वेश्चन आंसर्स कराऊँगी, सब कुछ करा दूँगी। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मुझे सपोर्ट करते रहो, मैं भी आप लोग को बहुत अच्छे से सपोर्ट करूँगी। थैंक यू वेरी मच।